अगर भारत और पाकिस्तान में वॉर हुआ तो कौन जीतेगा दोस्तों? एक सवाल है जो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है या कोई बड़ा बयान सामने आता है तो ये सवाल फिर से उठ खड़ा होता है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच खुलकर जंग हो जाए तो क्या होगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक ही रहेगी या इसका असर दोनों देशों के हर कोने तक जाएगा? क्या पाकिस्तान जैसी हालत वाले देश के लिए इस जंग को लंबे वक्त तक झेलना आसान होगा या वो शुरुआत में ही बिखर जाएगा? और भारत जो आज दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जाता है, क्या वो हर तरफ से तैयार है? अब ये बात सिर्फ बहस का हिस्सा नहीं रही, अब ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर लोग सीरियसली सोचने लगे हैं। और सोचें भी क्यों ना, जब हर दिन कोई न कोई आतंकी हमला सामने आ रही हो तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर सच में कभी जंग हुई तो कौन कितना टिकेगा, कौन मैदान में डटेगा और कौन पीछे हटेगा। तो आज हम बिना किसी ड्रामा के सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दोनों देश आमने सामने आते हैं तो किसके पास कितना दम है और किसके लिए यह सिर्फ एक ख्याली सपना है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर बात करते हैं और सबसे पहले मिलिट्री पावर पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत की थल सेना यानी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत के पास एक्टिव सोल्जर्स की संख्या करीब 14 लाख से भी ज्यादा है और अगर रिजर्व फोर्सेस को जोड़ लें तो ये आंकड़ा 50 लाख तक चला जाता है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो एक्टिव सोल्जर्स करीब 6 लाख है और रिजर्व मिलाकर भी 10 से 12 लाख के आसपास, यानी संख्या के मामले में भारत करीब 4 गुना भारी है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। भारत के सैनिक हर मौसम, हर हालात और हर मोर्चे पर ट्रेनिंग लेते हैं। सियाचिन जैसी जगह हो या रेगिस्तान हो या घने जंगल, भारत की आर्मी हर जगह प्रैक्टिकली ऑपरेट करती है। वहीं पाकिस्तान के सैनिकों को सीमित एरिया और सीमित संसाधनों में ही ट्रेनिंग मिलती है। अब अगर एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें ACU-30 MKI, राफेल, तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। SU-30 एक ऐसा फाइटर जेट है जो 3000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को मार सकता है। राफेल के पास मल्टी टारगेट अटैकिंग क्षमता है और हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिसाइलों से लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है JF-17। अब JF-17 चीन के साथ मिलकर बना जरूर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस राफेल या तेजस के सामने टिकती नहीं है। JF-17 की मिसाइल रेंज कम है और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पुरानी। अब अगर हम नेवी पर नजर डालते हैं तो आपने बता दें कि भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 100 से ज्यादा वॉरशिप्स और 17 सबमरीन हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 10 से 12 सबमरीन और करीब 50 के आसपास शिप्स हैं, यानी समंदर में भी भारत की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। भारत के पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो 300 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को सेकंडों में खत्म कर सकता है। भारत का DRDO लगातार नई मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तेजस फाइटर जेट पूरी तरह से भारत में बना है। अर्जुन टैंक और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसी चीजें अब भारत में ही बन रही हैं। इससे भारत की डिपेंडेंसी कम हो रही है और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ज्यादातर बाहर से आता है, वो चाहे टैंक हो या फाइटर जेट्स या मिसाइल सिस्टम। चीन और कुछ हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंसी ज्यादा है और आज के समय में जब अमेरिका का मूड बदलता रहता है तो ये डिपेंडेंसी भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अब जरा देखिए, सैटेलाइट सिस्टम भारत के पास 40 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री और सर्विलांस सैटेलाइट है, जिसकी मदद से LOC और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जाती है। भारत का नेविक सिस्टम अब GPS से भी आगे बढ़ चुका है, यानी दुश्मन कहीं भी छिपा हो भारत को पता चल सकता है। और पाकिस्तान वो आज भी चीन के सैटेलाइट डेटा पर निर्भर है। अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो रियल टाइम में फ्रंटलाइन की हर चीज पर कंट्रोल कर सके। तो कुल मिलाकर अगर सीधी बात करें तो भारत की आर्मी संख्या में भी आगे है, ट्रेनिंग में भी और टेक्नोलॉजी में भी। एयरफोर्स हो या नेवी, हर जगह भारत पाकिस्तान से 2-3 कदम आगे खड़ा है। और आज का युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं लड़ा जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और आर्थिक ताकत से भी लड़ा जाता है।
कि कौन कितना पैसा झोंक सकता है, कौन कितने दिन तक फंडिंग कर सकता है, कौन अपने सैनिकों को सप्लाई दे सकता है और कौन अपने टैंक, मिसाइल फाइटर जेट और बॉर्डर की जरूरतों को लगातार फुल कर सकता है। और जब हम बात करते हैं पैसे की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो फर्क है वो बहुत ही बड़ा है। देखिए, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और IMF के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और भारत की GDP 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, यानी लाखों करोड़ रुपए में बात होती है। भारत की इकोनॉमी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में निवेश करना चाहती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के मामले में भारत ने एक अलग ही मुकाम बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान की GDP अभी सिर्फ करीब 370 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी भारत की तुलना में एकदम छोटा, और उस पर भी लगातार गिरती जा रही है। विदेशी निवेशक पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। वहां का व्यापारिक माहौल अस्थिर है और जनता महंगाई की मार झेल रही है। वहां की करेंसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना तक एक चुनौती बन गया है। दूध, आटा, सब्जी, तेल जैसी बेसिक चीजें आम इंसान की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है और IMF के कर्जे तले पाकिस्तान दबा पड़ा है। हर कुछ महीने में उन्हें नया लोन चाहिए होता है ताकि पुराना कर्ज चुकाया जा सके, और इसके लिए उन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, जिससे जनता और परेशान होती है। अब सोचिए, अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा, जब देश की इकोनॉमी ही डावाडोल है, जब आम आदमी आटा और दूध तक नहीं खरीद पा रहा, तो सरकार टैंक और मिसाइल कैसे बनाएगी। एक युद्ध के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि लगातार सप्लाई चेन और फंडिंग की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत के पास फंडिंग है, रिसोर्स है और एक सशक्त इकोनॉमी है, जिससे जंग जैसे हालात में भी देश अपने सैनिकों को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर सके। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार आत्मनिर्भर बन रही है और मेक इन इंडिया के तहत भारत अब अपने ही देश में हथियार और मिसाइल बना रहा है, जिससे हमारी निर्भरता कम हुई है और खर्च भी कम हो गया है। अब बात करते हैं राजनीतिक स्थिरता की, क्योंकि जंग के टाइम पर एक मजबूत सरकार और एकजुट लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। भारत में आज एक स्थिर सरकार है जिसकी फौज पर पकड़ है, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसले ले चुके हैं। यानी भारत में लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पाकिस्तान को देखिए, वहां की हालत बिल्कुल अलग है। कभी आर्मी कुछ और कहती है, कभी सरकार कुछ और। वहां के प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, आर्मी और सिविलियन सरकार में। टकराव आम बात है और बहुत बार देखा गया है कि पाकिस्तान में असली ताकत वहां की फौज के पास होती है, न कि चुनी हुई सरकार के पास। वहां पर लोकतंत्र सिर्फ नाम का होता है और जब भी कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले लेने की कोशिश करता है तो या तो उसे हटा दिया जाता है या फिर वह खुद ही इस्तीफा दे देता है। ये बात वहां की जनता भी जानती है कि उनका वोट केवल दिखावा है। असली कंट्रोल तो GHQ यानी आर्मी हेडक्वार्टर से चलता है। अब ऐसे में अगर युद्ध जैसी गंभीर स्थिति बनती है तो कौन फैसला लेगा, कौन कमान संभालेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्या चुनी हुई कमजोर सरकार सेना को दिशा देगी या सेना अपने हिसाब से सब कुछ चलाएगी? और अगर दोनों के बीच मतभेद हुआ तो युद्ध जैसे हालात में ये मतभेद कितनी बड़ी कमजोरी बन सकते हैं, ये कोई भी समझ सकता है। अब आते हैं जनता के मनोबल पर, क्योंकि जब जंग होती है तो सिर्फ फौज नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता है। जनता का समर्थन बहुत जरूरी होता है और भारत में हर बार देखा गया है कि जब भी देश पर हमला हुआ है, जनता एकजुट हुई है। चाहे वो कारगिल हो, उरी हो या पुलवामा, लोग सड़कों पर निकलते हैं, सेना के साथ खड़े होते हैं और जोश के साथ देश की ताकत बनते हैं। आम नागरिक भी अपने स्तर पर सेना की मदद करने लगते हैं। कुछ लोग राहत सामग्री भेजते हैं, कुछ लोग फंडिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हर भारतीय के मन में अपने देश और फौज के लिए गर्व और आत्मविश्वास होता है। वहीं पाकिस्तान में जनता की हालत ये है कि वो खुद अपने ही हालात से जूझ रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वहां की सरकार पर भरोसा कम होता जा रहा है। लोग इंटरनल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, कभी बिजली नहीं मिलती, कभी गैस नहीं आती। ऊपर से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने जीवन को और मुश्किल बना दिया है और इन सब के बीच आतंकवाद ने आम आदमी का जीना हराम कर रखा है। आए दिन धमाके होते हैं,
धार्मिक कट्टरता और चरमपंथ का माहौल है, जिससे जनता का ध्यान युद्ध जैसे मुद्दों की तरफ जाता ही नहीं है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की जनता पूरे दिल से युद्ध में अपनी सरकार और फौज के साथ खड़ी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब एक और चीज जो युद्ध में फर्क डालती है, वो है इंटरनेशनल सपोर्ट और डिप्लोमैटिक ताकत। भारत आज दुनिया के कई बड़े देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो या रूस। हर देश भारत के साथ व्यापार करता है, रक्षा सौदे करता है, राजनीतिक सहयोग करता है। भारत की डिप्लोमेसी पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई है। भारत को यूएन में सपोर्ट मिलता है। क्वाड जैसे बड़े रणनीतिक ग्रुप में भारत की अहम भूमिका है और जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो भारत को एक जिम्मेदार और स्थिर देश के तौर पर देखा जाता है। वहीं पाकिस्तान के पास अब धीरे धीरे सपोर्ट कम होता जा रहा है। अमेरिका ने पहले कभी पाकिस्तान को हथियार दिए, लेकिन अब वो भारत की तरफ झुक चुका है। यूरोपीय देश पाकिस्तान से दूरी बना चुके हैं और चीन भले पाकिस्तान का दोस्त दिखता हो, लेकिन उसका हर कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है। चीन पाकिस्तान को कर्ज तो देता है, लेकिन वो भी भारी ब्याज पर, और कई बार उस कर्ज के बदले पाकिस्तान की जमीन तक गिरवी रखी गई है। यानी सपोर्ट के नाम पर बोझ पाकिस्तान की कूटनीति अब सिर्फ चीन और कुछ इस्लामिक देशों तक सीमित रह गई है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। अब युद्ध के वक्त अगर दुनिया की नजर में भारत एक जिम्मेदार देश के तौर पर दिखता है और पाकिस्तान एक अस्थिर देश के तौर पर, तो दुनिया किसके साथ खड़ी होगी, इसका जवाब साफ है। और एक और बात, अब सोशल मीडिया और डिजिटल इंफॉर्मेशन के जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध मीडिया पर भी लड़ा जाता है। इमेज बिल्डिंग से लेकर फेक न्यूज काउंटर करने तक एक डिजिटल वॉर भी चलता है, और वहां भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास अपना मजबूत साइबर सिस्टम है, एनालिस्ट है, टेक्नोलॉजी है, और सरकार से लेकर सेना तक डिजिटल कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट में सक्षम है। अब सोचिए, अगर युद्ध होता है तो भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, वो डिजिटल फील्ड में भी लड़ेगा। साइबर अटैक से लेकर फेक न्यूज को काउंटर करने तक भारत हर मोर्चे पर तैयार है, और वहां पाकिस्तान कैसे टिकेगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि पैसे के मामले में कौन मजबूत है, राजनीति कौन संभाल रहा है, जनता किसके साथ खड़ी है और दुनिया किसे सपोर्ट कर रही है, तो हर दिशा में भारत का पलड़ा भारी दिखता है। भारत सिर्फ एक बड़ी सेना नहीं, बल्कि एक बड़ी इकोनॉमी, एक स्थिर सरकार और एक जागरूक जनता के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान इन चारों मामलों में पीछे है। लेकिन दोस्तों, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, असली मोड तो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू होता है सबसे पहले सामने आता है ग्राउंड लेवल पर स्ट्रैटेजी, यानी कौन कितने हिस्सों में अपनी फौज को तैनात करता है, बॉर्डर के किन इलाकों से एंट्री होती है, कहां से अटैक किया जाता है, और सबसे जरूरी बात, किसके पास कितनी ट्रेनिंग और तैयारी है। भारत के पास आज इतने फ्रंट्स को हैंडल करने की ताकत है कि वो एक साथ कई बॉर्डर पर डिफेंस और अटैक दोनों संभाल सकता है। भारत का उत्तर से लेकर पश्चिम तक बॉर्डर बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये चार ऐसे जोन हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से खतरा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन भारत ने इन सभी इलाकों में पहले से फॉरवर्ड बेस तैयार किए हुए हैं, जहां से फौजें कुछ ही घंटों में तैनात की जा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले ही कमजोर है और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए हर जगह बेस बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वही अगर जमीन वॉर न होकर अगर दोनों देशों के बीच एयर स्ट्राइक होता है और एयरफोर्स को पहले इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें भी भारत ही आगे रहेगा, क्योंकि भारत के पास तेजस, राफेल, सुखोई जैगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं, जिनकी रेंज और सटीकता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान के पास F-16 है, जो अमेरिका से मिले थे, लेकिन अमेरिका ने अब उन पर कई लिमिटेशन लगा दी हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के पास अपने कोई फुल्ली स्वदेशी फाइटर नहीं है, वो चीन से JF-17 लेकर बैठा है, जिसकी क्वालिटी पर खुद चीन को भरोसा नहीं। अब सोचिए, अगर भारत अपने राफेल और सुखोई से पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान के पास उसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं बचता, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारत ने S-400 जैसे सिस्टम लगा दिए हैं, जो 400 किलोमीटर दूर से मिसाइल और फाइटर जेट को मार गिरा सकते हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं है। अब अगर हम आते हैं टैंक वॉर पर, जो जंग के मैदान में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, तो आपको बता दें कि भारत के पास
T-90 भीष्म जैसे सुपर टैंक है जो दुनिया के टॉप टैंकों में गिने जाते हैं। और पाकिस्तान के पास अभी भी पुराने जमाने के अल खालिद टैंक है जिनकी स्पीड और ताकत भारत के टैंकों से बहुत कम है। इतना ही नहीं, भारत के पास आर्टिलरी यानी तोपें भी एडवांस है, जैसे कि K9 वज्र जो तेजी से एक के बाद एक फायर कर सकती है और टारगेट को मिट्टी में मिला देती है। वही बात करें नेवी की, तो क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है और उनके पास बस एक दो सबमरीन और कुछ फ्रिगेट्स हैं। वहीं भारत की नेवी पूरे हिंद महासागर में एक्टिव है और भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अब अपना देसी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी आ गया है। इसके अलावा भारत के पास स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो गहराई से अटैक कर सकती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। मतलब अगर पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया तो भारत उसे जमीन से ही नहीं, समंदर से भी घेर सकता है और ब्लॉक कर सकता है, उसकी सप्लाई लाइन को रोक सकता है। और समंदर में पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बंदरगाहों के सहारे चलती है, खासकर कराची पोर्ट के जरिए। और अगर भारत ने सिर्फ उस एक पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की, क्योंकि जंग में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एकदम सटीक और सीक्रेट ऑपरेशन करने पड़ते हैं। भारत के पास पैरा कमांडो NSG मार्कोस और गढ़वाल रेजिमेंट जैसे स्पेशलिस्ट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की जमीन में घुसकर टारगेट को खत्म कर सकते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन भारत पहले भी कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं पाकिस्तान के पास स्पेशल फोर्सेस हैं तो सही, लेकिन वो भारत के मुकाबले कम ट्रेंड और कम रिसोर्स से लैस है। अब जरा सोचिए, अगर भारत एक साथ मल्टी फ्रंट वॉर शुरू कर दे, यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को साथ लेकर अटैक करे, तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा? क्योंकि वहां एक तरफ तो आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ सीमित हथियार और तीसरी तरफ इंटरनल राजनीतिक गड़बड़ियां और आतंकियों के साथ उलझी फौज। ऐसे में क्या पाकिस्तान अपनी सीमाएं बचा पाएगा? और अब बात आती है साइबर वॉर की। आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, अब तो कंप्यूटर पर भी जंग लड़ी जाती है। और भारत के पास DRDO, NTRO, RAV और CERT जैसी एजेंसीज हैं जो साइबर हमलों से निपट सकती हैं और जवाबी हमला भी कर सकती हैं। वहीं पाकिस्तान की साइबर डिफेंस स्ट्रेंथ काफी कमजोर है और वहां से सिर्फ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन असली साइबर अटैक झेलने की ताकत नहीं है। तो अब आप समझिए कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो भारत के पास हर एंगल से जीतने की ताकत है। जमीन से हवा तक, समंदर से स्पेस तक और डिजिटल से साइबर तक, हर जगह भारत की पकड़ ज्यादा मजबूत है और पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीतते, स्ट्रैटेजी से भी जीतते हैं। और भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी प्लानिंग में भी पाकिस्तान से कई कदम आगे है। भारत के जनरल्स दुनिया के सबसे अनुभवी अफसरों में गिने जाते हैं और भारतीय सेना का मॉडर्न वॉरफेयर का अनुभव भी ज्यादा है। चाहे वो कारगिल हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हर बार भारत ने साबित किया है कि वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकता है और बहुत तेजी से कर सकता है। अब सोचिए, जब फौज भी मजबूत हो, टैक्टिक भी स्मार्ट हो और देश भी एकजुट हो, तो ऐसे में कोई भी दुश्मन भारत को हराने की सोच भी कैसे सकता है? पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है, वो है न्यूक्लियर बम। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की बात होती है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शायद अकेला जवाब होता है न्यूक्लियर बम। यानी वो ये कहता है कि अगर युद्ध हुआ तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा कर सकता है और क्या ऐसा करने के बाद खुद भी बच पाएगा? अब जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान ने कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल भारत पर दागी तो क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। भारत के पास भी न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी तीनों जरिए जमीन, समंदर और आसमान से जवाब देने की क्षमता। और वो जवाब इतना जबरदस्त होगा कि पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ ज्यादा न्यूक्लियर बम नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद लॉन्च सिस्टम भी है। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। मतलब पाकिस्तान के किसी भी कोने को चंद मिनटों में खत्म किया जा सकता है। और समंदर में भारत के पास अरिहांट क्लास की सबमरीन है जो पानी के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है और उसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब एक और अहम बात, न्यूक्लियर बम सिर्फ फेंकने के लिए नहीं होते, उनका मकसद होता है डिटरेंस यानी डर।
ताकि कोई भी देश हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और पाकिस्तान को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर उसने एक भी बम चलाया तो खुद उसकी राजधानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच मामला रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन देश भी कूद जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं होता। उसकी रेडिएशन और असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि साउथ एशिया न्यूक्लियर मैदान बन जाए। अब आते हैं एक और मुद्दे पर जो अक्सर पाकिस्तान की ताकत बताई जाती है, वो है चीन का साथ। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी सच्चाई नहीं है। चीन के अपने आर्थिक हित है और वो खुद भारत से सीधा युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और ना ही पाकिस्तान के लिए अपनी इमेज दांव पर लगाना चाहता है। दूसरी तरफ भारत की गिनती अब दुनिया के बड़े देशों में होती है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब भारत के साथ खड़े हैं और एक युद्ध की स्थिति में कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को कोई खुला समर्थन नहीं मिलने वाला। अब थोड़ा पीछे चलें। हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर दिया है और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज फिर ये चर्चा जोरों पर है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध हो गया तो क्या होगा और कौन जीतेगा। और क्यों ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है? क्योंकि लोगों के मन में डर भी है, गुस्सा भी है और साथ ही ये जानने की इच्छा भी कि भारत अब और कितना सहन करेगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक चीज साफ है, भारत अब 1965 या 1971 वाला देश नहीं है। अब भारत के पास ताकत भी है, टेक्नोलॉजी भी है और सबसे बड़ी बात मनोबल भी है। भारत की फौज आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है और हर मोर्चे पर डटकर लड़ने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अब जनता भी जानती है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पहले ही ये बता दिया है कि अब वो सिर्फ शब्दों से जवाब नहीं देगा, अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा, वो भी उसी भाषा में जो दुश्मन समझ सके। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे ये पूरी वीडियो शुरू हुई थी, अगर भारत और पाकिस्तान में जंग हो जाए तो कौन जीतेगा? दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है, भारत ही जीतेगा। और वो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीतेगा, वो जीतेगा रणनीति के दम पर, देश के समर्थन के दम पर, तकनीक के दम पर और उस विश्वास के दम पर जो हर भारतीय के दिल में बसा है। और सबसे आखिर में बात एक सीख की कि युद्ध कोई खेल नहीं होता, दोनों देशों को नुकसान होता है। लेकिन अगर दुश्मन बार बार छेड़े, अगर आतंक की जड़ें वहीं से पनपे, अगर फौजियों और आम लोगों पर हमले वहीं से हों, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। और भारत अब जवाब देना भी जानता है और जीतना भी। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपने सब कुछ सुना समझा, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से अगर सच में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाए तो कौन टिकेगा और क्यों? क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि वो जंग का बोझ उठा पाएगा या फिर भारत की तैयारी उसे भारी पड़ सकती है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस मुद्दे पर सोच सकें और अपनी राय दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।